साथियों नमस्कार। आज से हम लोग जो है बहुत बड़ी हिंदी साहित्य की सीरीज को शुरू कर रहे हैं साथियों। और यहाँ पर मैं केवल आपको इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा साथियों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास जहां पर भी आता है, चाहे वो EMRS का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे DSSB में पीजीटी टीजीटी हो, या LT ग्रेड हो, साथियों कहीं भी किसी भी स्टेट का अगर आप हिंदी साहित्य जहां पर भी आता है वहां का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आप लोगों के वहां पर जरूर से जरूर बनेंगे साथियों। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, आदिकाल से प्रश्न हम लोगों ने उठाए हैं सबसे पहले। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप लोग जरूर इनको सोल्व कीजिएगा। हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा? जो हिंदियों का कवियों का जो वृत्त संग्रह है वो ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा कब लिखा गया था साथियों? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 1883 में। 1883 में, ठीक है। शिव सिंह सेंगर के इतिहास का नाम क्या है? सबको पता है शिव सिंह सेंगर के इतिहास का नाम है शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न, तीसरे नंबर का प्रश्न आता है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा 1888 में लिखा था, 1889 में ये इन्होंने प्रकाशित किया था साथियों। लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन राइट माना जाएगा साथियों। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। 1889 में जॉर्ज अब्रायन ग्रियर्सन के द्वारा ये लिखा गया था अपना ग्रंथ। और इस ग्रंथ का नाम क्या था? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इस ग्रंथ का नाम था साथियों। तो ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या रखा गया है? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इनका नाम रखा गया था इनके ग्रंथ का। तो ये अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखित? मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कवित्व वृत्त संग्रह यानी कि इतिहास ग्रंथ की रचना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जरूर से जरूर पूरा वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इस तरह के प्रश्न आप कंटिन्यू अगर चाहते हैं तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए कि सर इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट है आप डालते रहिए, तो मैं कंटिन्यू डालता रहूंगा साथियों। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, आप भी हमारी फैमिली का मेंबर बन जाइए। तो मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कवि वृत्त संग्रह या इतिहास ग्रंथ है साथियों, वह कब लिखा गया? 1913 इसका आंसर आएगा साथियों। 1912 भी दिया होता है लेकिन 1913 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित है? मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित जो मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है वो कितने भागों में प्रकाशित है साथियों? 3 भागों में प्रकाशित है। कितने भागों में? 3 भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किस इतिहासकार ने रखा था? आदिकाल का जो नाम है वीर गाथा काल जो है, कौन सा इतिहासकार है जिसने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था साथियों? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही हम लोग मानते हैं साथियों। देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आता है। अगला प्रश्न, मतलब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्य पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? 8वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितनी मानी है साथियों? 4। याद रखना इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में जो साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है वो कितनी मानी है? 4 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की गणना की है साथियों? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 पुस्तकों की गणना करिए। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्य पुस्तकों की संख्या 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकों की गणना की है? 8 पुस्तकों की गणना की है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
कौन सा रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रासो ग्रंथ है जो वीर गाथात्मक नहीं है? हमीर रासो, बिसल देव रासो, विजय पा रासो या फिर खुमान रासो? कौन सा इसमें नहीं आएगा? बीसल देव रासो साथियों, बीसल देव रासो। ये बीसल देव रासो एक विरह काव्य है, एक श्रृंगार रस के इसके अंदर है। ये वीर गाथात्मक नहीं है। अनेक बार अनेक जगह पर अनेक परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथात्मक काल की 4 साहित्यिक पुस्तकें, अभी मैंने बताया था 4 साहित्यिक पुस्तकें इसमें ली गई है। वो कौन कौन सी 4 साहित्यिक साहित्यिक पुस्तकें? विजयपा रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका साथियों। ये 4 पुस्तकें हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की 4 साहित्य की पुस्तकें मानी हैं। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कीर्ति लता और कीर्ति पताका विद्या भारती की, हमीर रासो सारंगधर और विजय पाल रासो, ये इसमें मानी गई है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर से किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर से किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनेक बार पूछा गया है लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सब स्टूडेंट को ये पता होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब लिखा था? 1929 में लिखा था, सबको पता होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में किन रचनाओं का सहारा लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसी कौन सी रचनाएं रही हैं जिनका सहारा लिया अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए? तो इसमें 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। पहले तो वीर मिश्र बिंदु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला और कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार। साथियों ये क्वेश्चन आपको अनेक जगह ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूं, सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। ये किसने कहा था? 50 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कहा गया। आदिकाल या वीरगाथा काल की रामचंद्र शुक्ल ने क्या समय सीमा रखी है? 60 नंबर के क्वेश्चन में संवत 1050 से 1375 की समय सीमा इन्होंने रखी है साथियों। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना जाता है साथियों, वो कहां से माना जाता है? ये अपभ्रंश से माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना। प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव है वो किसके द्वारा माना गया है साथियों? 80 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो प्राकृत है उसकी अंतिम अवस्था है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 नंबर का, उस समय जैसे गाथा या गाहा करने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा करने से अपभ्रंश का बोध होता है, किसके द्वारा कहा गया? 19 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये बात कही गई है। इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट बात है साथियों, इम्पोर्टेंट बात है। अगला, अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी के पद्यों के उदाहरण पहले मिलते हैं। अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी के पद्यों के उदाहरण पहले मिलते हैं, ये कहां से बात आती है? अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी के पद्यों के उदाहरण पहले मिलते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन में। कहां मिलते हैं? बौद्ध में, बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। मुंज और भोज का समय क्या माना गया है? मुंज और भोज का समय संवत 1050 माना गया है। महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक की अवधि को आधि आधि कला माना है, आधि काल माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आदिकाल में अनेक बार पूछी जाती है ये लाइन, ऐसी कैसी उठ करके आती है साथियों। आप जरूर से जरूर जो है इन क्वेश्चंस का
आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें, वीडियो को ढंग से सुने और जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें साथियों। तो यहाँ पर 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। सबको पता है ये लाइन, अमीर खुसरो। बालचंद बिजवाई भाषा, दुहु नहीं लगही दुज्जन हासा, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति विद्यापति की पंक्ति है साथियों। 24 नंबर में बालचंद बिजवही भाषा, दुहु नहीं लगही दुज्जन हासा, ये पंक्ति विद्यापति की है। अग्नि जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारे विचारी। साथियों ये आंसर हो जाएगा कबीर दास जी का। अग्नि जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारी, और उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी, अनेक बार पंक्ति पूछी जाती है, कबीर दास जी ने। देसिल बहना सब जन मिठा, ते तसना जपो अब अवट्टा, देसिल बहना सब जन मिठा, ते तेसन जंपहो अवट्ठा। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अनेक बार पूछी गई लाइन है, इसमें विद्यापति ही आंसर है। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक आप सबको पता है, 100% सबको पता है, कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आदिकाल के पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृत प्रकाश के रचयिता, जो प्राकृत प्रकाश जो पुस्तक है उसके रचयिता किसको माना गया है? इसमें वर रुचि को माना गया है। प्राकृत प्रकाश के रचयिता वर रुचि को माना गया है साथियों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? अपभ्रंश नाम जो है पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है साथियों? सबको पता होना चाहिए। 29 क्वेश्चन में आंसर राइट हो जाएगा वल्लभी राजा धार सेन द्वितीय। वल्लभी राजा धार सेन द्वितीय, सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। भरत मुनि का समय, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, आप लोग भी जरूर पढ़िएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन का, भरत मुनि का जो समय माना जाता है वो विक्रम तीसरी सदी से माना जाता है। भामा का जो समय माना जाता है 31 नंबर के क्वेश्चन में, सातवीं सदी, विक्रम संवत की 7वीं सदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता चलता है। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता चलता है विक्रम 7वीं सदी में। देवसेन का जो समय है वो क्या माना गया है? देवसेन का जो समय है वो माना गया है संवत 990। देवसेन का समय संवत 990। श्रावकाचार किसकी रचना है साथियों? सबको पता है देवसेन की रचना है। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। दब सहाव प्रयास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश। दब सहाव प्रयास, प्रयास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश किसकी रचना मानी गई है? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा देवेश। द से द याद कर लेना, ठीक है। पुष्पदंत का समय संवत 1029, संवत 1029। पुष्पदंत का जो समय माना गया है संवत 1029 माना गया है। आदि पुराण और उत्तर पुराण रचना के रचयिता कौन है? आदि पुराण और उत्तर पुराण रचना के रचयिता है पुष्पदंत। जसोहु चरित किस जैन कवि की रचना मानी जाती है? पुष्पदंत की। जसोहु चरित किसकी रचना है? पुष्पदंत की। बौद्धों का प्रभाव किन भागों में था? बौद्धों का प्रभाव किन भागों में सबसे ज्यादा रहा है? पूर्वी भागों में। बौद्धों का प्रभाव कहाँ रहा सबसे ज्यादा? पूर्वी भागों में। और सिद्धों का जो मुख्यतः क्षेत्र रहा है वो क्या रहा है साथियों? बिहार से आसाम तक। सिद्धों का मुख्य क्षेत्र बिहार से आसाम तक रहा है साथियों। साथियों ये 40 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, बोध गान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है? बोध गान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है साथियों? इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट माना जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें फर्स्ट नंबर का बोध गान जो है वो सिद्धों की रचना है। किनकी रचनाओं का संग्रह है? सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं काल क्रमानुसार। सिद्धों में जो सबसे पुराने माने जाते हैं काल क्रमानुसार साथियों, स से सिद्ध, सरहप्पा को सबसे पुराने माने जाते हैं काल क्रम के अनुसार। सरहप्पा सबसे पहले इसमें आएंगे। सरहप्पा का जो समय माना गया है साथियों, तीसरे नंबर पर जो सरहप्पा का समय माना गया है वो संवत जो है कितना माना गया है? 690। संवत 690। सरहप्पा का जो समय है वो संवत 690 माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लुहिप्पा का जो समय माना गया है, लुहिप्पा का समय संवत 830 के आसपास माना गया है साथियों।
इस तरह से आप लोग जो है आसानी से सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप अच्छे से इन्हें हल कीजिए, प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कीजिए। इस तरह से रोज आपको एक एक सेट प्रैक्टिस का मिलता रहेगा साथियों। कहा कहा तरुवर पंच बिडाल, ये उक्ति किसकी है? कहा तरुवर पंच बिडाल, 5वें नंबर का प्रश्न है। कहा तरुवर पंच बिडाल, इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा लुहीपा की पंक्तियां। काल कर्मानुसार सही मेल बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, काल कर्मानुसार सही मेल बताइए। सबसे पहले सरप्पा आते हैं, नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसके पहले लुहीपा आते हैं, उसके बाद में विरूपा और उसके बाद में कणप्पा। तो सरप्पा, लुहीपा, विरूपा और कणप्पा, ये सीक्वेंस है इनके कालक्रम के अनुसार। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। महासुखवाद, महासुखवाद जो है किस शाखा में जन्म हुआ? महासुखवाद का जो है किस शाखा में जन्म हुआ है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा वज्रयान शाखा में। किस शाखा में जन्म हुआ? वज्रयान शाखा में जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, गुहा समाज या श्री समाज का निर्माण जो है हुआ था? गुहा समाज, गुह्य समाज या श्री समाज का निर्माण हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर हो जाएगा साथियों, कहां पर हुआ था? सबको पता होना चाहिए, वज्रयान में। ठीक है। गंगा जन जमुना मुझे बही रे नाही, गंगा जनुआ मुझे मजे बह ही रे नाही, ये उक्ति किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा कणप्पा की ये उक्ति है। गंगा जमुना मजे बह ही रे नाही, ये उक्ति कणप्पा के साथियों। तो आंसर याद रखिएगा। संध्या भाषा या संधा भाषा किनकी वाणियों की भाषा है? संध्या भाषा या संधा भाषा किसकी वाणियों की रचना है साथियों? ये 10वें नंबर का प्रश्न है, आंसर हो जाएगा सिद्धों की। साथियों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए। आप लोगों को इस तरह के प्रैक्टिस सेट, रोज एक एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलता रहेगा। बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार हैं? बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 विकार या 5 प्रतिबंध हैं। आगे बढ़ते हैं। युग युगनद 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 की भावना पाई जाती है। जो युगनद की भावना है वो कहाँ पाई जाती है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा वज्रयान में। कहाँ पाई जाती है? वज्रयान में। जिमी लोन बिलज्जही पानी यही तीमी धरणी लही चित, जिमी लोन बिलज्जही पानी यही तेमी धरणी लही चित, ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है साथियों? आंसर हो जाएगा कणप्पा के द्वारा ये कहा गया है। कोल कापालिक का जन्म किस शाखा में हुआ था? कोल कापालिक का जन्म किस शाखा में हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका वज्रयान शाखा में। किसमें हुआ था? वज्रयान शाखा में हुआ था। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल था, गोरखनाथ के नाथ पंथ का क्या मूल था साथियों? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा वज्रयान। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था? गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पतंजलि का। वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? वज्रयानियों का जो प्रभाव है वो किस क्षेत्र में रहा है? इसका आंसर है भारत के पूर्वी क्षेत्र में वज्रयानियों का प्रभाव रहा है। ये पहले पेपर में भी आया क्वेश्चन। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार किया, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का जो प्रचार किया था वो देश के पश्चिमी भागों में राजपुताने व पंजाब में प्रचार किया है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय माना जाता है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। गोरखनाथ का जो समय है वो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार माना जाता है साथियों, विक्रम संवत की 10वीं सदी, विक्रम संवत की 10वीं सदी गोरखनाथ का समय माना जाता है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, विक्रम संवत की 10वीं सदी। रत्नाकर जोपम कथा, रत्नाकर जोपम कथा
किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धों का मानक ग्रंथ है। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? सिद्धों का। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ। वैसे किसी के गलत जाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। मच्छंदर के गुरु कौन थे? मच्छंदर के गुरु कौन थे साथियों? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मच्छंदर के गुरु थे जलंधर। मच्छंदर के गुरु थे जलंधर। ज्ञानदेव के गुरु कौन थे? ये भी प्रश्न अच्छा है। ज्ञानदेव के जो गुरु हैं, 23 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। ज्ञानदेव के गुरु भी गोरखनाथ और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ। याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी नहीं मानते। गोरखनाथ के समय को 10वीं शताब्दी किसने नहीं माना है साथियों? सेकंड नंबर का ऑप्शन है, ओ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही नहीं माना। गोरखनाथ का जो समय है वो 10वीं शताब्दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिल्कुल भी नहीं माना है। लेकिन गोरखनाथ का जो 10वीं शताब्दी समय आप सबको पता है किसने माना? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न है, काल कर्मानुसार सही मेल बताइए। काल कर्मानुसार सही मेल बताना है साथियों। तो सबसे पहले आदिनाथ आए, फिर मत्स्येंद्र नाथ आए, फिर गोरखनाथ आए, फिर ज्ञानदेव आए साथियों। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो 100% यही ऑप्शन इसका राइट है मेरे अनुसार। बाकी आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन राइट है साथियों, जरूर बताइएगा। काल कर्मानुसार सही मेल बताइए। आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ और ज्ञानदेव। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय मानते हैं। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय का कौन मानता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। गोरखनाथ का जो समय है वो पृथ्वीराज चौहान के समय का किसने माना है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जो भी देगा उसको 10 करोड़ रुपए इनाम है। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? ये प्रश्न का आंसर है जलंधर को। किसको कहा जाता है? जलंधर को। मत्स्येंद्र किसके शिष्य थे? बढ़िया क्वेश्चन है। 28 नंबर का प्रश्न है, मत्स्येंद्र किसके शिष्य थे? जलंधर के शिष्य थे। नाथों की जो संख्या मानी जाती है, नाथों की संख्या मानी जाती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। नाथों में प्रथम गिने जाते हैं। नाथों में जो प्रथम किसको गिना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाथों में प्रथम किसको गिना जाता है? नागार्जुन को। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाथों में प्रथम नागार्जुन को। ना से ना, ना से ना, नाथों नागार्जुन हो जाएगा यार। कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं? कौन से नाथ हैं जो सिद्धों में भी गिने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रख लीजिएगा, नागार्जुन, गोरखनाथ और चरपट और जलंधर, इनको जो है सिद्धों में भी गिना जाता है। पहला ऑप्शन राइट है। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चामार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये कथन किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चामार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। कनपटे किसे कहते हैं? कनपटे तो नाथों को ही कहते हैं, सबको पता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, किसको कहते हैं कनपटे? नाथों को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अवधूत रहिया हाटे बाटे रूस बिरस की छाया। अवधूत रहिया हाटे बाटे रूस बिरस की छाया। साथियों, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये पंक्ति कही गई है तीसरे नंबर पर ज्ञानेश्वर। किसके द्वारा कही गई है?
ज्ञानेश्वर के द्वारा कही गई। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने किसको माना जाता है? सरप्पा को माना जाता है। 36 नंबर का प्रश्न है, सबको पता है सिद्धों में सबसे पुराने किसको माना जाता है? सरप्पा को माना जाता है। सरप्पा का जो समय है वो क्या माना गया है? सरप्पा का समय सबको पता है, सबको पता है, 690 विक्रम संवत, 690 विक्रम संवत। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति थी, सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति किसकी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांप्रदायिक शिक्षा पद्धति, सांप्रदायिक शिक्षा देने की जो प्रवृत्ति है वो सिद्धों की रही है। आचार्य शुक्ल जी किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं? आचार्य शुक्ल जी किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिद्धों। जो आचार्य शुक्ल हैं वो किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते? सिद्धों के साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ किसका रहा है? पहले नंबर का आंसर हो जाएगा हेमचंद्र का। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। किसका है? हेमचंद्र का है। साथियों इस तरह से ये 40 क्वेश्चन का पहला प्रश्न है। साथियों यहाँ पर आरपीएससी लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी साहित्य कहीं पर भी आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, उस सभी के लिए ये अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप लोगों को इन अभ्यास प्रश्नों को जरूर करना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे होंगे साथियों। तो देखिएगा, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई साथियों? ये पंक्ति आप सबको पता है हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। कुमारपाल चरित नामक ग्रंथ किसका रचित है? कुमारपाल चरित नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो भी हेमचंद्र के द्वारा ही लिखा गया है साथियों। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, कुमारपाल जो चरित की भाषा कैसी है? कुमारपाल चरित की भाषा कैसी है? तो ये भाषा इसकी जो रही है वो प्राकृत भाषा रही है साथियों। अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तीसरे नंबर का। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, या श्रेय काव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? या श्रेय काव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेमचंद। ये तीनों क्वेश्चन ही हेमचंद्र से ही रिलेटेड हैं, चारों क्वेश्चन ही। तो ठीक है साथियों, ये अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। कुमार परल कुमार पाल है ये, ठीक है। कुमार पाल प्रतिबोध गद्य पद्य मय प्राकृत काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य प्राकृत काव्य, कुमारपाल जो प्रतिबोध है वो प्राकृत काव्य है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोम प्रभ सूरी के द्वारा, सोम प्रभ सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का साथियों, कुमारपाल प्रतिबोध नामक जो उपदेश काव्य कब लिखा गया था? कुमारपाल प्रतिबोध नामक उपदेश काव्य कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था संवत 1211 ईस्वी में। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता सबको पता है मेरु तुंगाचार्य। कौन है? मेरु तुंगाचार्य। प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना हुआ है? संस्कृत का कौन सा ग्रंथ है जिससे रिलेटेड इसको माना गया है प्रबंध चिंतामणि को? प्रबंध चिंतामणि के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो मेरु तुंगाचार्य हैं। तो प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग को का माना गया है साथियों? 8वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा भोज प्रबंध, भोज प्रबंध, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ कब लिखा गया था? प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ संवत 1361 में लिखा गया था साथियों, ये आपको याद रखना है। जही शक्कर सम जही शक्कर सहे खंड थिए तो इस मीठी चूरी, जही शक्कर सहे खंड थिए तो इस मीठी चूरी। साथियों ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा बोली गई, किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, राजा मुंज के द्वारा लिखी गई है। 11 क्वेश्चन है, प्राकृत पिंगल सूत्र में कितने पद
पद संकलित हैं। प्राकृत पिंगल सूत्र में पद संकलित हैं। किसके पद संकलित हैं? विद्याधर के पद यहाँ पर संकलित हैं। हमीरासो ग्रंथ के रचयिता किसको माना गया है? सारंगधर को माना गया है साथियों। किसको माना गया है? सारंगधर को। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, आता है हर बार ये क्वेश्चन। देखिएगा, अपभ्रंश ग्रंथों की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किससे मानते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। अपभ्रंश ग्रंथों की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल के द्वारा किससे माना है? साथियों इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। अपभ्रंश ग्रंथों की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किससे मानते हैं? तो ये क्वेश्चन हो जाता है 30 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा, आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। हमीर रासो से मानते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति का समय माना जाता है, जो विद्यापति का समय है वो माना जाता है साथियों, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवत 1460। बीसल देव रासो तथा पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध कौन मानता है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये याद रखिएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन है। बीसल देव रासो पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध किसके द्वारा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। कीर्ति लता जो रचना है वो किसकी है साथियों? विद्यापति की, सबको पता है। कीर्ति पता जो रचना है वो किसकी है? ये भी विद्यापति की ही रचना है, अवध भाषा में लिखी गई रचना है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है साथियों? सबको पता है अपभ्रंश भाषा काव्य के आधार पर कहा है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देश भाषा भी दिया हुआ है, तो 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देश भाषा काव्य। अपभ्रंश काल में जैन नाथ सिद्ध कवियों की रचनाओं को साहित्य कौन नहीं मानता? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 18वां और 19वें नंबर का। अपभ्रंश काल में जैन नाथ सिद्ध कवियों की रचनाओं को साहित्य नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानता? सबको पता होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं मानते हैं, तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है? वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है या कहाँ मिलता है साथियों? यहाँ कम नहीं है, कहाँ मिलता है? तो वैष्णव मतावलंबी जो साहित्य है वो कहाँ पर प्राप्त होता है साथियों? वो होता है हमें आदिकाल में, क्योंकि आदिकाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला है, तांत्रिक साधना की प्रधानता किनमें देखी गई है? नाथों में देखी गई है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तांत्रिक साधना की प्रधानता कहाँ पर देखी गई है? नाथों में देखी जाती है साथियों। आगे बढ़ते हैं। सहज जीवन पर बल देते हैं, सहज जीवन पर बल देते हैं, सबको पता होना चाहिए। 22 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, तांत्रिक साधना की प्रधानता कहां पर मिलती है? ये साथियों 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सबको पता होना चाहिए। वैसे नाथों में है, लेकिन आप वज्रयान को भी याद रखिएगा, ठीक है। सहज यान पर बल देते हैं, सहज यान पर बल किसके द्वारा दिया जाता है साथियों? सहज यान पर बल देते हैं, सहज यान ही देते हैं, सहज जीवन पर बल देते हैं। यहाँ पर सहज जीवन है, सहज यान नहीं है, तो सहज जीवन पर बल देने वाले सहज यान संप्रदाय। जोही जोही पिंडे सोही ब्रह्मांडे, जोही जोही पिंडे सोही ब्रह्मांडे, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? नाथों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? नाथों के द्वारा दिया गया है। अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय कहा जाता है, किसको कहा जाता है? 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाथों को। किसको कहा जाता है? नाथों को, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय कहा जाता है नाथों को। आदिकाल में प्रमाणिक साहित्य किसका है? जो आदिकाल में प्रमाणिक साहित्य है वो किसका है साथियों? जैन साहित्य को प्रमाणिक माना जाता है, याद रखिएगा। फाग अथवा चरित अथवा आचार काव्य लिखे गए थे। फाग, चरित और आचार जो काव्य है वो लिखे गए थे साथियों, सबको पता है, जैनों के द्वारा लिखे गए थे। आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है? पुरुष परीक्षा संस्कृत में लिखी गई है, ये किसकी रचना है? विद्यापति की जी की रचना है।
कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, अवट बहना। तो कीर्ति पता की जो भाषा है सबको पता है, मैंने बता दिया था, कीर्ति पता की भाषा अवट भाषा है। ठीक है। पहुम चरिऊ किसकी रचना है? पहुम चरिऊ बहुत अच्छा प्रश्न है, 29 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है। पहुम चरिऊ जो है स्वयंभू की रचना है। रीठनेव चरिऊ के रचयिता कौन है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। रीठनेव चरित चरिऊ, रीठनेव चरिऊ ये भी स्वयंभू की है। पहुम चरिऊ, रीठनेव चरिऊ ये स्वयंभू की रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवट भाषा में लिखी गई विद्यापति जी की रचना है। पुरुष परीक्षा भी विद्यापति जी की रचना है। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई थी? 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है साथियों? महापुराण में। 64 महापुरुषों की तो महापुराण, इस तरह से याद रख लीजिएगा। अब बताइए महापुराण की जो रचयिता है वो कौन है? महापुराण के रचयिता कौन है? पुष्पदंत। महापुराण के रचयिता कौन है? पुष्पदंत। भू परिक्रमा, भू परिक्रमा रचना के रचयिता किसको माना गया है? भू परिक्रमा रचना के रचयिता माना गया है विद्यापति को माना जाता है। किरान उस सादेन किसकी रचना है? किरान उस सादेन किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। ये रचना बहुत ही अनेक बार पूछी गई है, ये मिलती नहीं है। किरान उस सादेन किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। खालिक बारी ये रचना किसकी है? ये भी अमीर खुसरो की ही रचना है साथियों। 35 नंबर का क्वेश्चन है, खालिक बारी ये भी अमीर खुसरो की है। पृथ्वीराज विजय सबको पता है। जयानक किसको पता नहीं है भैया बताओ? सेकंड नंबर का प्रश्न है जयानक भट्ट, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जयानक भट्ट भट्ट हो जाएगा। नरपति नाल की कौन सी रचना है? 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि नरपति नाल की कौन सी रचना है। नरपति नाल की इनमें से कौन सी रचना है, कमेंट करके मुझे बताना है आप लोगों को। ठीक है। अल्लाह अगला है नल सिंह की कौन सी रचना है? 38 नंबर का प्रश्न है, नल सिंह की कौन सी रचना है? यहाँ पर विजयपाल रासो। कौन सी रचना है साथियों? विजयपाल रासो। परमार रासो के रचयिता कौन है? ये इसका 37 और 39 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे मुझे कमेंट करके। खुमान रासो के रचयिता किसको माना गया है? खुमान रासो के रचयिता, लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास 30 का, खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय को माना गया है। किसको साथियों? हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के 40 क्वेश्चन में चौथा प्रश्न पत्र। यहाँ पर पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न है हमीर रासो। हमीर रासो के जो रचयिता है कौन है? आप सबको पता होना चाहिए हमीर रासो के रचयिता है। पहले क्वेश्चन का आंसर है सारंगधर। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सारंगधर। जय मयंक जस चंद्रिका किसके रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता साथियों नंबर 2 मधुकर केदार। मधुकर केदार। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश के रचयिता साथियों कौन से हैं? सेकंड नंबर पर भट्ट केदार। हमीर रासो के रचयिता सारंगधर, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर केदार और जय चंद प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार। कयामास वध रचनाकार हैं। कयामास वध इस रचना के जो रचनाकार है साथियों वो कौन है? तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई। जो कयामास वध जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप इसे जरूर अच्छी तरह से याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, पांचवा प्रश्न साथियों आता है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि के जो रचयिता है वो कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता है रूप गोस्वामी। क्या नाम है साथियों? रूप गोस्वामी। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, सबको पता है इसका आंसर जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है साथियों। डायरेक्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ किसको कहा जाता है? अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ किसको कहा जाता है साथियों? हेमचंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को। बोध सिद्धों के पदों और दोहों का बोध गान हो दोहा। बोध गान हो दोहा इसके रचनाकार कौन है? इस नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित किया था पंडित हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा। पंडित हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा। कीर्ति लता और कीर्ति पताके की जो भाषा है वो अवट भाषा है साथियों, मैंने पहले भी बताया था और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोध गान वो दोआ, बोध गान वो दोआ में संग्रहित बोध सिद्धों के पदों और दोहों को बंगाक्षरों में संपादित और प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था साथियों? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा।
प्राकृत पेंगलम ग्रंथ किसका है? प्राकृत पेंगलम जो ग्रंथ है वो लक्ष्मीधर का है साथियों। किसका ग्रंथ है? प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कहीं पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो जरूर से जरूर इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाओं को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रह प्रकाशित किया था। 12 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाओं को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रह प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा साथियों। अगला प्रश्न है, सरप्पा, सबरपा और स्वयंभू किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं? ये माने जाते हैं 8वीं शताब्दी के कवि। सरहप्पा, सबरपा और स्वयंभू को 8वीं शताब्दी का कवि माना जाता है। लुइपा, गोरखपा, डोम्बिपा, गुंडरिपा और विरूपा किस सदी के कवि माने जाते हैं? तो साथियों ये माने जाते हैं 8वीं सदी के कवि। देवसेन, पुष्पदंत, जोइंदू, राम सिंह और धनपाल किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं साथियों? ये 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। अबुर्द अबुर्द रहमान और कनकामर मुनि और जिन दत्त सूरी किस शताब्दी के? अब्दुल रहमान, कनकामर मुनि और जीन दत्त सूरी किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं? ये माने जाते हैं 4th नंबर का आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। अगला है हेमचंद्र, हरिभद्र सूरी, सोमप्रभ सूरी, विद्याधर कौन सी शताब्दी के कवि माने जाते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है साथियों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों। आप इसे इसका आंसर आपको देना है। एक बार कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? इसका आंसर आपको देना है साथियों। इसका आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं। पधड़िया बंद कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? पधड़िया बंद कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? 19 नंबर में आंसर हो जाएगा 16। पधड़िया बंद का श्रेष्ठ कवि स्वयंभू ने किसे माना है? 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चतुर्मुख को माना है। किसको माना है? चतुर्मुख को। अगला प्रश्न आता है, सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था साथियों? 21 नंबर के प्रश्न में आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरप्पा के द्वारा किया गया था। 22 नंबर प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा पुरानी हिंदी कहा गया है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा। रासक डोम्बी का किस प्रकार का काव्य है? रासक डोम्बी का किस प्रकार का काव्य है साथियों? 23 नंबर का प्रश्न है, इसके गे काव्य है। पंचमी चरिव रचना किसके द्वारा लिखी गई? पंचमी जो चरिव रचना है इसका आंसर हो जाएगा स्वयंभू के द्वारा लिखी गई है साथियों। इसका जो मतलब इस तरह के प्रश्न है, आप लोग जो है बाकी के प्रश्नों का आंसर आपको देना है। आप कितने बढ़िया क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो कमेंट करके जरूर आप आंसर दीजिए। दंभ पंखरी का अपभ्रंश रचना किसने लिखी? अपने को अभिमान मेरु किस कहा करते थे कौन? भविष्य कहा किसकी रचना है? मुझे बताइएगा किसकी रचना है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक धनपाल की रचना है। हिंदी साहित्य के किसकी रचना है? धनपाल की। हिंदी साहित्य के इतिहास का कार्य विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार किसको माना जाता है? 28 नंबर के क्वेश्चन में सबको पता है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन को माना जाता है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? आदिकाल को जो चारण काल की संज्ञा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है साथियों? तो आदिकाल को चारण काल की जो संज्ञा दी है सबको पता है साथियों। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? ये 29 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भेजे हैं, आप लोगों के लिए छोड़े हैं। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है ना? तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है, किसके द्वारा दी गई आप कमेंट करके बताओगे। आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसके द्वारा दिया गया? आदिकाल को जो प्रारंभिक काल का जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? मिश्र बंधुओं के द्वारा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है साथ। एक क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से।
आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? सबको पता होना चाहिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा दिया गया है। आगे बात करते हैं, आदिकाल को वीर काल किसके द्वारा कहा गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? आदिकाल को वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहकर किसके द्वारा पुकारा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहकर किसके द्वारा पुकारा गया है साथियों? इसमें 4 नंबर आंसर आ जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक यहाँ पर एक खंड काव्य के रूप में उभर करके आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य। परमात्म प्रकाश और योग सार किसकी रचना है? परमात्म प्रकाश और योग सार साथियों किसकी रचना है? 35 नंबर का प्रश्न है, जोइंदू की। किसकी रचना है? जोइंदू की। परमात्म प्रकाश और योग सार किसकी रचना है? जोइंदू की। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुनि राम सिंह। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? मुनि राम सिंह। साथियों ये गलत भी हो सकता है, इसलिए आप देख लीजिएगा। सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र किसकी रचना है? सरहपा की है। 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र सरहपा की रचना है साथियों। योगचर्या, डोम्बी गीतिका और अक्षर द्विकोपदेश। योगचर्या, डोम्बी गीतिका और अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ हैं? योगचर्या, डोम्बी गीतिका और अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ है साथियों? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डोम्बी गीतिका। यहां से पकड़ लेना इस क्वेश्चन के आंसर को, डोम्बी गीतिका। योगचर्या भी डोम्बी का ही है। लुइपा के गुरु कौन थे? ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते साथियों। लुइपा के गुरु कौन थे? 39 नंबर का क्वेश्चन है, सबरपा। लुइपा के गुरु कौन थे? सबरपा। कन्हप्पा के गुरु कौन थे? यहाँ आंसर हो जाएगा जालंधरप्पा। कौन है? जालंधरप्पा। कन्हप्पा के गुरु कौन थे? जालंधरप्पा। मेहरबानी होगी अगर आप कर देते हो तो, सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपकी मेहरबानी है। पहला प्रश्न है, कुकुरिपा, कुकुरिपा के गुरु का नाम क्या था? जो कुकुरिपा थे उनके गुरु का नाम आप सभी को पता है, चर चरपटिया। क्या नाम है साथियों? चरपटिया। कुकुरिपा आपने नाम भी सुना भी नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। और इनके गुरु का नाम था चरपटिया। आचार, रास, भाग और चरित्र ये सबको पता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। जैन साहित्य में आचार, रास, भाग और चरित्र शैलियां कहाँ मिलती है? जैन साहित्य में मिलती है। श्रावकाचार और दब्ब सहाव पयास और लघु नयक चक्र और दर्शन सार। श्रावकाचार, दब्ब सहाव पयास, लघु नयक चक्र और दर्शन सार जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? श्रावकाचार, दब सहाव पयास, लघु नयक चक्र, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए साथियों? सबको पता है, देवसेन के द्वारा लिखे गए हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली रास पहले तो याद रखिए एक खंड काव्य ग्रंथ है। 1184 में लिखा, किसके द्वारा लिखा? भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य ग्रंथ है, 1184 में लिखा था साथियों। इसका आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। चंदनबाला रास नाम 35 छंदों का लघु खंड काव्य है जो 1200 ईस्वी में लिखा गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, 4th और 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो चंदनबारा जो रास है आशु कवि के द्वारा लिखा गया था। 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आशु नहीं है, आशु कवि है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है? स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है साथियों? 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीन धर्म सूरी की। रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन है? रेवंत गिरिरास के रचयिता विजय सेन सूरी है साथियों, याद रखिएगा। नेमिनाथ रास नाम 58 छंदों की रचना है। नेमिनाथ रास जैन साहित्य से संबंधित है सारी की सारी रचनाएं। 8वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुमति गणी। क्या आंसर होगा? सुमति गणी। आगे बढ़ते हैं, अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग सार और योग मार्ग किस पंथ या संप्रदाय के नाम हैं?
सॉरी, अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, योग मार्ग किस पंथ या संप्रदाय का नाम है? सबको पता है साथियों, ये संप्रदाय आप लोगों को सबको पता है, नाथ संप्रदाय को कहा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है प्राण संकली शब्दी, और अगला प्रश्न, अगला है नरवे बोध, आत्मबोध, सप्रवाह, ज्ञान तिलक, पंच मात्रा, अनमे मात्रा योग और एमावली। जो आदि रचनाएं हैं, ये किसकी रचनाएं हैं? ये सारी की सारी गोरखनाथ जी की रचनाएं हैं। याद रखना, प्राण संकली शब्दी, नरवे बोध, आत्मबोध, सप्रवार, ज्ञान तिलक, पंच मात्रा, अन में मात्रा योग, एमावली, ये रचनाएं गोरखनाथ जी की है। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम से भी संपादित किया गया था। किसके द्वारा संपादित किया गया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल के नाम, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। 11वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम संपादित किया था पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा। साथियों आगे बढ़ते हैं। चंद हिंद के प्रथम कवि, चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये कथन किस लेखक का है? ये लाइन अच्छे से याद रख लीजिएगा। जो चंद है, चंद्र बरदाई, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य था। ये लाइन, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है साथियों? सबको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 30 नंबर का, पुस्तक जल्लण हत दे चली गजन नृप काज, पुस्तक जल्लण हत दे चली गजन नरज काज, उक्ति किसकी है साथियों? 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये पंक्ति जल्लण की है। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टोड क्या मानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 और 15, पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने, मिश्र बंधुओं ने और कर्नल टोड ने जो है पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? प्रमाणिक ग्रंथ माना है। क्या माना है साथियों? प्रमाणिक ग्रंथ माना है। पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल, कविराज श्यामलदान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर उलर और मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वान क्या मानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आदि विद्वान यहाँ पर क्या मानते हैं? अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। तो प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानने वाले जो है ये तो इसमें आप सबको याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अप्रमाणिक माना है। तो कविराज श्यामल दान ने भी अप्रमाणिक, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अप्रमाणिक, डॉक्टर बुलर ने अप्रमाणित और मुंशी देवी प्रसाद ने भी इसको अप्रमाणित ही माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी आब्र और पृथ्वीराज को क्या मानते हैं साथियों? 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी पृथ्वीराजों को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराजों में कितने समय या खंड हैं साथियों? सबको पता है 69 इसमें खंड है या समय है। अगला प्रश्न आता है, बज्जिए घेर निशान रान चौहान चौदिसी, ये उक्ति किसकी है? बज्जिए घेर निशान रान चौहान चौदिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है साथियों, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराजों में लिखी है। मनहु कला ससिभान कला 1600 बनिए, ये पंक्ति किसकी है? इस पंक्ति को भी आपको याद रखना है, ये भी चंद्र बरदाई की है, पृथ्वीराजों में लिखी गई। दो सूखने और खालिक बारी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। दो सूखने और खालिक बारी किसकी रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की रचनाएं साथियों, याद हो जाना चाहिए। शिलांकित एक चंपू गे काव्य रचना है। शिलांकित क्या है? एक चंपू गे काव्य रचना है। ये राहुल वेल के द्वारा लिखा गया है। शिलांकित या चंपू गे काव्य रचना कौन सी है? राहुल वेल। कौन सी रचना है? राहुल वेल। राहुल वेल एक श्रृंगार परक चंपू काव्य है। ये रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचयिता है यहाँ पर
दामोदर शर्मा हैं साथियों। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा। ये टेस्ट पूरा रचनाओं से संबंधित है। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर है। 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। काफिर बोध, पंच अग्नि, दयाबोध, अष्टचक्र और रस रहा, ये ग्रंथ किसके हैं? तो 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। काफिर बोध, पंच अग्नि, दयाबोध, अष्टचक्र, रस रहा ग्रंथ किसके हैं? गोरखनाथ के हैं। नाथ संप्रदाय के रचयिता कौन है? नाथ संप्रदाय के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथ संप्रदाय भी एक रचना लिखी, उसके रचयिता यहाँ पर किसको माना गया है? उसको माना गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल की समय सीमा क्या मानी है? आदि कला नहीं है, आदि काल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वो क्या मानी है? 1000 से 1400 ईस्वी तक। प्रबंध कोश के रचयिता किसको माना जाता है? मेरुतंग को माना जाता है। प्रबंध कोश के जो रचयिता है वो किसको माना जाता है? इसमें राजशेखर आएगा, मेरुतुंग नहीं है इसके। प्रबंध चिंतामणि के है मेरुतुंग, तो प्रबंध कोश के रचयिता है राजशेखर साथियों। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग है। और प्रबंध कोश के रचयिता है राजशेखर। ठीक है। खुमान रासो, बिसल देव रासो और हमीर रासो और विजयपाल रासो, ये कैसी रचनाएं? खुमान रासो, बिसल देव रासो, हमीर रासो और विजयपाल रासो, ये 4 रचनाएं साथियों, ये कैसी रचनाएं हैं? ये अप्रमाणिक रचनाएं हैं, याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुमान रासो, बिसल देव रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, कैसी रचनाएं साथियों? आपको याद होना चाहिए, 100% याद होना चाहिए ये रचनाएं। ये अप्रमाणिक रचनाएं साथियों। कौन सी रचनाएं हैं? अप्रमाणिक रचनाएं हैं। तो अच्छी तरह से आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार जो है आपके पेपर में आते रहते हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से आप लोगों को याद कर रखना है। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को और परमार रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? एक प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं साथियों। क्या मानते हैं? नहीं, प्रमाणिक नहीं, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक आएगा साथियों। अच्छी रचनाएं। खुमान रासो, बिसल देव रासो, हमीर रासो और विजयपाल रासो को अप्रमाणिक माना। पृथ्वी रासो, परमार रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक माना। ठीक है। राजमती और बीसल देव की कथा किस ग्रंथ में मिलती है? राजमती और बीसल देव की जो कथा है वो बीसल देव रासो में मिलती है साथियों। राजमती जो है किसकी नायिका है? बीसल देव की नायिका है। ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पद्मावती समय किस रचना का खंड है? जो पद्मावती समय है वो किस रचना का खंड माना जाता है साथियों? हमीर सॉरी, पृथ्वीराज रासो का। जो पद्मावती समय है वो किस रचना का खंड है? पृथ्वीराज रासो का खंड माना जाता है। अगला प्रश्न है कये मास वध, अच्छी रचनाएं पूछी जाती है। कये मास वध, ये देखो सारे प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग प्लीज इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कये मास वध किस रचना का खंड माना जाता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वीराज रासो। तो पद्मावती समय भी पृथ्वीराज रासो का ही खंड है, कये मास वध भी पृथ्वीराज रासो का ही खंड है। आला खंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों, आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत बढ़िया, और शेयर जरूर करें यार, ताकि और का भी भला हो। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए जो आला खंड है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? 35 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, आला खंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे आप खुद दोगे कमेंट करके। रणमल छंद संवत 1454 में किसने लिखा था? रणमल जो छंद है 1454 में श्रीधर के द्वारा लिखा गया था। खुसरो की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? संवत 1381 में हुई थी। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप ही दोगे कमेंट करके। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आपकी तैयारी बहुत कमजोर है। तो इसका आंसर कमेंट करके आप लिखोगे, मैथिल कोकिल किसे कहते हैं, जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पद्यों को भी। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? अच्छी पंक्ति है, आई हुई पंक्ति है साथियों, आचार्य शुक्ल ने लिखी है। आचार्य रंग आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पद्यों को भी। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। दोहा कोश किसकी रचना है? अच्छा प्रश्न है, कितनी ही बार आ चुका है। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। किसकी रचना है साथियों? सरहप्पा की रचना है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। आलाखंड से किस रचना को जाना जाता है? एक पूछा है मैथिल कोकिल किसे कहते हैं साथियों? तो आप इन दोनों रचनाओं को कमेंट करके इनके आंसर को मुझे बताओगे साथियों। तो साथियों मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़िएगा साथियों। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है साथियों, पहला ही प्रश्न है, और इस पहले प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा साथियों। आपको इस प्रश्न का आंसर खुद को भेजना है। आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। जिस भी स्टूडेंट को ये पेपर मिले, जो भी स्टूडेंट इस पेपर को पढ़ रहा हो, वो स्टूडेंट जरूर से जरूर जो है ये निश्चित रूप से इसकी तैयारी करें और पढ़े, आपको जरूर फायदा होगा। तो आदिकाल को बीज वपन काल कहा है, किसने कहा है? इसका आंसर आपको बताना है साथियों। पहले क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताओगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं सेकंड नंबर का। 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जुए सिहार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये जो पंक्ति है साथियों, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति सर जगनिक 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो सियार, बरिस 18 17 जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। साथियों जी ये पंक्ति है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जगनिक के द्वारा लिखी गई है। आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा? आदिकाल को जो अभ्रंश काल है साथियों, वो किसके द्वारा कहा गया है? ये धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा कहा गया है साथियों। इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा है? यहाँ पर आंसर होगा धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? सबसे पहले जो 12 मासा वर्णन है साथियों, वो किस रचना में मिलता है? साथियों यहाँ मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि एक एक ऑप्शन भी बोलूं और उसके बाद में फिर आपको सही ऑप्शन बताऊं। इस तरह का टाइम वेस्ट करना मेरा कोई मकसद नहीं है। आप लोगों के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो, ये मेरा हमेशा मकसद रहता है साथियों। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगे तो प्लीज मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो सबसे पहले जो 12 मासा वर्णन है साथियों, वो बीसल देव रासो रचना में मिलता है। देसी नाम माला किसकी रचना है? जो देसी नाम माला जो रचना है साथियों, वो हेमचंद्र की रचना है, ये पहले भी आई थी। तो साथियों ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देसी नाम माला किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है साथियों। याद हो जाएगा, याद होना ही चाहिए भाई, याद करना ही है। पाह्य लच्छी नामक कृति किसकी रचना है? पाह्य लच्छी नामक जो कृति है, वो धनपाल की रचना है। पाह्य लच्छी नामक कृति किसकी है? धनपाल जी की रचना है। ढोला मारुला दोहा, ये तो सबने सुनी होगी। ढोला मारुला दोहा, इसके रचयिता कौन है? कुशल लाभ है। ढोला मारुला दोहा के रचयिता कौन है? कुशल लाभ है, सबको पता है। स्वप्न वासु दत्तम के रचयिता किसको माना जाता है? स्वप्न वासु दत्तम के जो रचयिता है, वो भास को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनेक बार जगह पूछा गया है। स्वप्न वासु दत्तम के जो रचयिता है, वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है भास को। ठीक है, वासव दत्ता के रचयिता किसको माना जाता है? देखो स्वप्न वासु दत्ता के तो भास हैं, और जो वासु दत्ता के जो रचयिता है साथियों, वो कालिदास हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। नहीं, इसके 9 नंबर के क्वेश्चन में सुबंधु आएगा साथियों, सुबंधु है इसका। वासव दत्ता के जो है सुबंधु है, कालिदास नहीं होगा। स्वपन वासु दत्ता के तो भास और वासव दत्ता के सुबंधु है। मर्चकटिकम के शुद्रक हैं। मर्चकटिकम जो रचना है उसके राइटर कौन है? शुद्रक है। कथा सरिता सागर, कथा सरिता सागर के रचयिता कौन है? साथियों कोई क्वेश्चन अगर गलती से आंसर गलत हो जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा, निश्चित रूप से। शायद हो सकता है, देखो मेरा भी मानवीय धर्म है, मैं भी अच्छा बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन गलत हो ही जाए तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा सर इसका आंसर ये है, ताकि और बच्चों को भी पता लग सके।
कथा सरिता सागर के रचयिता किसको माना गया है? तो कथा सरिता सागर के जो रचयिता है सोमदत्त। किसको माना गया है? सोमदत्त को। शून्यवाद के जो व्याख्याकार है, शून्यवाद के व्याख्याकार किसको माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शून्यवाद के जो व्याख्याकार है वो नागार्जुन को माना जाता है, याद रखिएगा। तुगलकनामा किसकी रचना है? जो तुगलकनामा है वो किसकी रचना है साथियों? वो अमीर खुसरो की रचना है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। तुगलकनामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है? प्राकृत प्रकाश के रचयिता देवसेन, सबरपा, हेमचंद और वररुचि। जो प्राकृत प्रकाश के जो रचयिता है वो कौन है? वररुचि है साथियों। कौन है? वररुचि। हिंदुस्तानी शब्द का प्रथम प्रयोग मिलता है, हिंदुस्तानी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है साथियों तुझके बावरी। कहाँ मिलता है? तुझके बावरी में। जोही जोही पिंडे सोही ब्रह्मांडे, मान्यता किससे संबंधित है? जोही जोही पिंडे सोही ब्रह्मांडे जो मान्यता है वो किससे संबंधित है साथियों? वो नाथ संप्रदाय से या नाथों से संबंधित है। अचलदास खींचरी वचनी का, अचलदास खींचरी वचनी का इस के रचयिता कौन है? इस रचना के रचयिता कौन है? शिवदास चारण या शिवदास गार्डन। साथियों बताओ कौन है? यहाँ पर 16 में 17 नंबर में कौन है साथियों? आसगु कवि है। ये अचलदास खींचरी वचरनिका के रचयिता कौन है साथियों? शिवदास चारण है या फिर आसगु कवि है? इन दोनों में से अब आप जज करके बताइए, क्योंकि ये दोनों तो क्लोज है। तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में कौन सा आंसर सही होगा। कनकंड चिरहु के रचयिता किसको माना गया है? 18 नंबर का क्वेश्चन है पुष्पदंत को। कनकंड चिरहु के रचयिता किसको माना जाता है? पुष्पदंत को माना जाता है। अगला प्रश्न आता है नाथों में रसायनी कौन थे? जो नाथों में जो रसायनी माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। राठौड़ारी ख्यात के रचयिता कौन है? जो राठौड़ारी ख्यात के रचयिता है साथियों वो दयाल दास खींची है। कौन है? दयाल दास खींची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को कहा जाता है। राठौड़ारी ख्यात के रचयिता दयाल दास खींची को माना जाता है। जम्बू स्वामी चरियू, जम्बू स्वामी चरियू के जो रचयिता है साथियों वो कौन है? उसके रचयिता है कवि वीर। कौन है? कवि वीर। जम्बू स्वामी चरियू के रचयिता कौन है? कवि वीर है साथियों। आगे पहुम श्री चरियू, पहुम श्री चरियू के जो रचयिता है साथियों वो कौन है? 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर दाहिल। पहुम श्री चरियू के रचयिता दाहिल है। विद्यापति की कीर्ति लता को किस संवाद के रूप में लिखा है? विद्यापति की जो कीर्ति लता है उसको किस संवाद के रूप में लिखा गया है साथियों? लिखा गया है भृंग भृंगी। किसके रूप में? भृंग भृंगी या श्रृंग श्रृंगी, भृंग भृंगी के रूप में लिखा गया है। कीर्ति लता को किस संवाद में लिखा गया है? भृंग भृंगी के रूप में लिखा गया है साथियों। तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। कृष्ण रुक्मिणी बेली किसकी रचना है? 24 नंबर का क्वेश्चन है किस पृथ्वीराज की, किसकी पृथ्वीराज की रचना है। कृष्ण रुक्मिणी बेली किसकी रचना है? पृथ्वीराज की रचना है साथियों। अगला प्रश्न है भाषा सर्वेक्षण के रचयिता किसको माना जाता है? भाषा सर्वेक्षण के रचयिता साथियों जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन को माना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित जो पद्धति मानी जाती है वो कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति मानी जाती है वो है विधेयवादी पद्धति है साथियों। आगे पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है इस ग्रंथ के लेखक किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। पृथ्वीराज रासो क्या है? पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथा है या श्रृंगार गाथा है साथियों? तो 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वीर गाथा है। क्या हो जाएगा? वीर गाथा। पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है? याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक जो विवादास्पद पक्ष माना जाता है वो ऐतिहासिकता को लेकर के माना जाता है। किसको? ऐतिहासिकता। कविराज श्यामल दास
और काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? कविराज श्यामल दास ने और काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है साथियों? याद रखिएगा, रहस्य से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति रास शब्द से मानी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है साथियों? रासों की उत्पत्ति नंद दुलारे वाजपेयी ने भी रास शब्द से ही मानी है। आगे प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चंद्रावली पांडे ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है साथियों? रासक से मानी है। किससे मानी है? रासक से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चंद्रावली पांडे ने जो रासों की उत्पत्ति मानी है वो रासक से मानी है। गार्सद तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है साथियों? वो मानी है राजसूय से मानी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इनको नोट डाउन कीजिए। गार्सद तासी ने रासो की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो की उत्पत्ति मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो की जो उत्पत्ति मानी है वो राजयश से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? नरोत्तम स्वामी ने रासो की उत्पत्ति रसिक से मानी है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है साथियों अब्दुल हसन है। क्या नाम है? अब्दुल हसन। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास के रचयिता विजय सेन सूर्य को माना जाता है। आगे प्रश्न आता है, लास्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया था साथियों? हो सकता है कि ऑप्शन गलत भी हो सकता है कि सही भी हो। तो आप 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो साथियों, जिन क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे मांगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर ये होगा। तो साथियों, मेरे हिसाब से ये पेपर आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो जरूर से जरूर निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। और इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए उसको सब्सक्राइब के साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि रोज आपको एक पेपर मिल सके साथियों। तो मिलते हैं साथियों अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत।